सो इस जो चैप्टर में, इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटीज़ मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है स्ट्रक्चर. सो मार्केट विच सिक्योरिटी आर इशूड परचेज बाय इन्वेस्टर, ट्रांसफर टू अमंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिक्योरिटी मार्केट. तो मार्केट दो टाइप का है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. जो प्राइमरी मार्केट होता है वो न्यू इशू मार्केट होता है. वहाँ पे इशूअर जो है वो कैपिटल रेज करता है इन्वेस्टर से, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. सो जैसे कि आईपीओ आया या फिर एसएमई आईपीओ आप देखते हो, ये सारे प्राइमरी मार्केट के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें जो है इशूअर इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है. जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो ऑलरेडी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जाता है, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. सेकेंडरी मार्केट आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एक ने बेचा एक ने ख़रीदा, तो वो आपका हो गया सेकेंडरी मार्केट. ऑलरेडी जो है वो इशू हो चुका है, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है. फिर हम डिस्कस करते हैं कि वेज टू इशू सिक्योरिटीज़. तो सिक्योरिटी इशू कैसे करते हैं, कंपनी कोई कैसे इन्वेस्टर से पैसा उठाती है प्राइमरी मार्केट में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे इसमें मेंशन किया है पब्लिक इशूज है, कि जो कंपनी है वो फ्रेश कैपिटल जो है इन्वेस्टर से उठाती है प्राइमरी मार्केट में, लेके आती है अपना आईपीओ. तो इसकी एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया हैं. हर कोई कंपनी ऐसे ही पब्लिक इशू नहीं ला सकती है, उसके कुछ नॉर्म्स है. वो नॉर्म्स जब फुलफ़िल होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है, तभी वो सेबी से मतलब कि सेबी से जब परमिशन मिल जाती है, रेगुलेटरी सारी चीज़ें पूरी होती है, तब जाके फिर वो आईपीओ ला सकती है. उसके लिए एक सर्टेन नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, नेट वर्थ होना चाहिए, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी आप अपना आईपीओ ला सकते हैं मार्केट में. और इसमें जैसे एक चीज़ और है, आप कभी आईपीओ रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा भी होता है कि 35% जितना भी आप आईपीओ ला रहे हैं उसका 35% आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को देना ही देना है, पूरी जितनी भी इक्विटी में आप ला रहे हैं. और मैक्सिमम आप 50% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे सकते हो. उसके बाद बचा जैसे आपका मान लीजिए 15% वो एनआईआईज़ को दे सकते हैं. तो होता कैसे, मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, 100% इक्विटी आपकी थी, लेकिन आप आईपीओ में लाए 50%, आपने 50% के शेयर डाइल्यूट कर दिए और ये 50% शेयर आपने मार्केट में ला दिए. इस 50% का कम से कम 35% जाएगा रिटेल्स को, और उसके बाद अभी इस 50 का 100% जो होगा उसका 35% जाएगा रिटेल्स को, और आप मैक्सिमम जो है 50% आप दे सकते हो क्यूआईबीज़ को, मैक्स, ये मिनिमम है. और अगर उसके बाद जितना बचा आपका 15% वो आप दे सकते हो एनआईआईज़ को. तो अब जो कंपनी है, कंपनी जो लाती हैं आईपीओज़, वो ये बहुत सोच समझ के डिसाइड करती हैं कि कितना उनको रिटेल को देना है, कितना क्यूआईबीज़ को देना है. कभी कभी कोई कंपनी आईपीओ लाती है और रिटेल्स को 35% से ज़्यादा देती है, क्यूआईबीज़ को कम देती है. तो हर एक कंपनी का अपना अपना सोचने का तरीका है, अपने अपने मेथड है. और उसके बाद फिर एक और होता है यहाँ पे, एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं. एंकर इन्वेस्टर क्या करते हैं कि ये वो इन्वेस्टर होते हैं, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं. ये जो 50% की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस 50% का जो 60% है वो एंकर इन्वेस्टर को जाएगा. बड़े क्यूआईबीज़ हैं, करोड़ों में, मतलब कि वो इन्वेस्ट करेंगे इकट्ठा, और उसके बाद एंकर इन्वेस्टर को जो प्राइस मिलता है वो
लिस्टिंग के एक दिन पहले मिल जाता है, वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ कितने में उन्हें ख़रीदना है वो, क्योंकि वो बल्क में ले रहे हैं, इसलिए वो एंकर इन्वेस्टर कहलाता है। उसके बाद आता है एफपीओज़। एफपीओज़ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। जो कंपनी पहले से ही मार्केट में है वो फिर से और शेयर अपने लेके आ रही है, उसको एफपीओज़ बोलते हैं। उसके बाद हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि ये स्पेशली कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, तो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट वाले। उसके बाद है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपीज़। क्यूआईपीज़ और क्यूआईबीज़ जो है वो ज़्यादातर देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, ये होते हैं। और ये ऐसे ही किसी को भी ये क्यूआईपी का टैग नहीं दे देती, उसके लिए कुछ एक आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको ही देती है। कितना फ़ंड कोई कंपनी होल्ड कर रही है, ये सारे पैरामीटर्स देखती है कि कितना बड़ा फ़ंड लेके चलती है वो कंपनी और कैसा काम है उसका, तो उसके बाद ही वो क्यूआईपी का जो टैग है वो देती है। उसके बाद आता है आपका प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू नाम से ही है कि ये कुछ प्राइवेट और कुछ ही लोगों के लिए आया है, उसको प्रेफरेंशियल इशू बोल दिया गया। प्रेफरेंशियल इशू में बोनस इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी होते हैं, इसमें देखिए लिखा हो बोनस इशू इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि राइट्स एंड बोनस भी होते हैं। तो कंपनी कई बार अपने जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको राइट्स और बोनस देती है। राइट्स में क्या है कि राइट्स दिया आपको, अगर वो राइट्स आप यूज़ करना चाहेंगे तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ बोनस देती है, बोनस में और शेयर दे देती है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो राइट्स है वो 3 तरह के हैं: एक्सरसाइज द राइट, ट्रांसफ़र राइट टू अनदर इन्वेस्टर और लेट राइट्स लैप्स। या आपने उसको यूज़ कर लिया राइट्स को तो आपको पैसे मिल गए, या फिर ये राइट्स आपने किसी और इन्वेस्टर को बेच दिया, और तीसरा है कि आपने कुछ नहीं किया तो जो है आपका राइट वो एक्सपायर हो जाएगा। ऑन शोर ऑफ शोर ऑफरिंग। ऑन शोर नाम ही से है कि जो कैपिटल जो है डोमेस्टिक मार्केट से उठाया गया हो सिक्योरिटी के लिए, वो हो गया ऑन शोर। और जो बाहर की मार्केट से उठाया गया हो, बाहर की कंट्री से, वो हो गया ऑफ शोर। अच्छा, ऑफ शोर में क्या है कि इन्होंने जैसे दिखाया है, बताया है कि क्या होता है कि ऑफ शोर में क्या है कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, और वो अपने शेयर लेके आती है मार्केट में, तो उसके पास शेयर ऑलरेडी थे लेकिन वो पब्लिकली नहीं लाई थी, तो वो सेकेंडरी मार्केट में लेके आएगी प्राइमरी मार्केट के रूट से, उसको हम ऑफर ऑफ सेल बोलेंगे। ये ऑफर ऑफ सेल ये होता है यहाँ पे। ऑफर ऑफ सेल में क्या है कि किसी कंपनी के पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं लेकिन वो और लाना चाहती है स्टॉक्स, मतलब पब्लिकली लाना चाहती है सेकेंडरी मार्केट में, तो ऑफर ऑफ सेल में आएगा। उसके बाद होता है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या है कि जो कंपनी के इम्पोर्टेंट पर्सनल हैं उनके लिए ये इक्विटी है। एम्प्लॉयज़, प्रमोटर्स, टेक्नोक्रेट्स, अदर रिवॉर्ड, जो कंपनी के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है उनको मोटिवेट करने के लिए स्वेट इक्विटी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ईसॉप्स है। ईसॉप्स बहुत से लोगों ने पहले भी सुना होगा कि कुछ एक कंपनियां क्या करती हैं कि सैलरी के साथ अपनी कंपनी के स्टॉक्स भी देती हैं, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए। और बाद में वो ऐसे नहीं होता कि आपको ईसॉप मिले तो आप तुरंत ही उसको बेच सकते हो, उसमें एक सर्टेन टाइम होता है, उस सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही आप जो है उस स्टॉक्स को वो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होती है, आपने बेचा, किसी ने ख़रीद लिया, किसी ने बेचा तो आपने ख़रीद लिया, तो वो हो गई आपकी सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेकेंडरी मार्केट है। सब सारी कंपनीज़ के
इशू आ रखे हैं सभी कंपनियों के जो है वो है शेयर जो है मार्केट में पड़े हुए हैं, बस ख़रीदना और बेचना है। फिर उसमें होता है एक ओवर द काउंटर OTC मार्केट। OTC मार्केट में क्या है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, इसमें कोई रेगुलेटरी पार्टीज नहीं है, तो इसमें रिस्क रहता है, दोनों पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसको कोई रिजॉल्व करने के लिए नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पॉपुलर है। इसमें क्या है कि आपका जो ट्रेडिंग और सेटलमेंट है उसके लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ब्रोकरेज हाउस है, और इन ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारी क्लियर होती है, उसके बाद जाकर ही आगे ऑपरेशंस होते हैं। तो ये मच सिक्योर है रादर देन टू ये OTC मार्केट के। उसके बाद ट्रेडिंग हो गई कि ओवर द काउंटर ट्रेडिंग जो करते हैं, हम खरीदते हैं शेयर और बेचते हैं। क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है कि ब्रोकर से पूछते रहते हैं कि आपने जो सारे ब्रोकरेज हाउस से टच में रहते हैं कि आपने सारे जो स्टॉक्स है वो क्लियर कर रखे हैं वो या नहीं कर रखे, जिसको स्टॉक्स चाहिए तो उसको मिल गए हैं, नहीं मिले हैं, जिसने बेचे उसके बिक गए हैं कि नहीं बिक गए हैं। उसके बाद ही फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं ट्रांजेक्शन्स। ये होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स का काम। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि किसी जैसे मार्जिन दिया आपने, किसी को तो रिस्क है कि कभी ज़्यादा मार्केट गिर गया, पैसे उसने कम ही लगाए थे, मार्जिन दे रखा था, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, तो फिर तो ब्रोकरेज की जेब से जाएगा पैसा। तो इसकी वजह से वो इनिशियल मार्जिन ले लेते हैं, MTM ले लेते हैं, मार्केट मार्जिन वैल्यू 20% 30% अपने पास होल्ड करके रखते हैं कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो ब्रोकरेज हाउस बच सके, उनके जेब से ना चला जाए पैसा बहुत ज़्यादा। इसलिए वो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कुछ मार्जिन जो है अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो इसमें एक टर्म होता है वैल्यू एट रिस्क, वो हम आगे पढ़ेंगे, और MTM मार्जिन ऑफ मार्केट जो है, इसकी क्या फ़िलॉसफी है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में सिर्फ हमने 2 चीज़ें कवर की हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या है और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में देखा। प्राइमरी मार्केट मेनली IPOs के लिए आता है कि जब भी कोई IPO आना है, SME IPO है या मेन बोर्ड IPO है। और सेकेंडरी मार्केट सिर्फ जो IPO ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनके जो पहले से ही पब्लिक में है, उनके बीच में ट्रेडिंग हो रही है, वो हो गया आपके सेकेंडरी मार्केट। इसमें 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें कि क्लियरिंग बॉडी है, और आपका ट्रेडिंग है, और रिस्क मैनेजमेंट है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेडिंग के दौरान। सो नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे 2.